मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनके लिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर पेश करती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी मेमोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरावट पैदा। आगे बढ़ोतियाँ हैं, चुप्पियाँ हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, जो बोल सकते हैं वो भी बोल नहीं रहे हैं। पुस्तक की डायरी बोलती है। मैं जुड़ाव इसलिए महसूस करती हूँ, डॉक्टर लक्ष्मण से मेरी कभी बात भी नहीं हुई। सोशल मीडिया पे देखती रही, ये किताब हिंदी की बेस्ट सेलर बन गई है और यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि कुछ महीनों में ये 1 मिलियन पार कर जाएगी। ये बिजनेस की बात नहीं, ये बात है कि हमारी बात बोलती है ये किताब। हम नहीं बोलते हैं लेकिन हमारे पास जबान है और हम सब की जबान बने। हम सब गूंगे हैं लेकिन हम गूंगों को जबान दी इस किताब में। डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी जबानी हम सब की कहानी कह डाली है। ये डायरी एक प्रोफेसर की डायरी हो या नहीं हो, उत्पीड़ितों की डायरी हो या नहीं हो, ये हौसलों की डायरी है, बार बार गिरकर उठने की डायरी है। ये उत्पीड़ितों के अपने हौसलों से जूझने की डायरी है, अपने हक की लड़ाई की डायरी है, अपने हिस्से का ख्वाब देखने की डायरी है। मुक्तिबोध ने बहुत पहले कहा था, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और कर्ज। शायद वो समय आ गया है। हालांकि डॉक्टर लक्ष्मण ने एक रास्ता दिखाया है, अगली पीढ़ी को ये दस्तावेज सौंप के जा रहे हैं। इससे बहुत सारे रास्ते निकलेंगे जिससे अगली पीढ़ी को सबक। इस सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि शिक्षक की जिम्मेदारी वो है कि वो छात्रों को रचनात्मक सोच, सक्रियता की ओर प्रेरित करे और वो उनमें मानसिक रूप से सबलता प्रदान करे और उनको मस्तिष्क से, स्वयं के मस्तिष्क से सोचने के लिए शिक्षित करे। डॉक्टर लक्ष्मण यही तो कर रहे हैं। मैक्सिम गोर्की लेनिन से मिलने गए थे और लेनिन के साथ अपना ये साझा किया था उन्होंने, अपना संघर्ष, अपना संस्मरण। उन्होंने कहा था कि अरे ये तो बहुत प्रेरणादायक है, तुम लिखते क्यों नहीं। तो डॉक्टर लक्ष्मण को मैं ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बहुत प्रेरणादायक था, आपने इसे लिखा। लेखक ने बताया है कि उन्हें पिता से साहस मिला है, बड़े पिता से और चाचा से सहयोग और समर्थन मिला है। लेकिन स्त्रियां इस पुस्तक में अपनी पूरी ताकत और अपनी लाचारी के साथ उपस्थित हैं और जहां भी उपस्थित हैं वो सारे उपस्थित लोगों को सुपरसीड कर जाती हैं, क्योंकि सबके ऊपर उनका ही ख्वाब होता है, उनकी जो पीड़ा होती है वो होती है। एक बेहद मार्मिक प्रसंग है, डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, माँ के साथ अपनी बातों को। वो मुझे छू गया जब वो बताते हैं कि उन्होंने रेट किया है, ज़ियारत किया है। उनकी माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छा किया तुमने किया, लेकिन तुम अगर बीएड कर लिए रहते तो तुम प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गए रहते, मास्टर बन गए रहते। चार्ल्स डिकेंस की इस किताब के बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं चार्ल्स डिकेंस की स्वयं की तलाश, संभवतः प्रोफेसर की डायरी भी डॉक्टर लक्ष्मण की स्वयं की तलाश है। जब उसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, पृष्ठ संख्या भी बता देता हूँ, ये है 58। लेखक को पृष्ठ संख्या याद है। बहरहाल पूछा जाता है कि नाम बताइए। राकेश, पूरा नाम राकेश कुमार, पिताजी का नाम महेश कुमार। अरे उनका भी पूरा नाम बताइए। महेश कुमार पथिक। माथा पकड़ लिए बोले, पथिक किसमें आता है, पथिक किसमें आता है। तब तक जो इंटरव्यू देने वाला युवा है वो कहता है, सर इंसानों में ही आता है, पथिक इंसानों में ही आता है। वैसे आप क्या जानना चाहते हैं, मेरी जाति ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसे प्रसंगों से भरी हुई है किताब। शिनाख्त है। पिछले दिनों लखनऊ में अंग्रेजी संस्करण का अनावरण था और एक वक्ता ने ये कहा कि ये पोस्टमार्टम है उस शव का, हमारी शिक्षा व्यवस्था के शव का। मर चुकी है हमारी शिक्षा व्यवस्था।
उस शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है लक्ष्मण यादव की किताब, और उन्होंने ठीक कहा। इस अनुभव को जिस तरीके से दिनेश पाल जी ने रखा, कुछ ऐसा ही अनुभव मेरे साथ इसी शहर में हुआ था। पिछले साल जब मैं खुशी खुशी इस शहर में कॉलेज में ज्वाइन करने आया और कमरा ढूंढने लगा, फ्लैट की तलाश करने लगा, तो लोग पूछते थे कि आपका नाम क्या है। मैं कहता मेरा नाम मनोज है, मन्नू है। तो कहते नहीं, पूरा नाम बताइए। मैं कहता था गुप्ता नाम है मेरा, मनोज गुप्ता। कह रहे कौन से वाले गुप्ता है? गंगा पार वाले गुप्ता है, किधर वाले हैं? हलवाई है कि तेली है, कलवार है क्या? मैं परेशान हो जाता था। हालांकि मैं इसलिए उतना परेशान नहीं हुआ क्योंकि मैं इस हकीकत से दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की चारदीवारी में हम भुगत चुके थे। हम जान चुके थे कि वहाँ के शिक्षक अपने आप को खूब प्रोग्रेसिव कहेंगे, तरक्की पसंद, पीठ पे हाथ फेरते हैं और देख लेते हैं कि आपकी पीठ पर जनेऊ है कि नहीं। उस नग्न सच्चाई को लेखक ने दर्ज किया है। और बगैर वक्त जाया किए मैं अगली पैनलिस्ट, अगली वक्ता उषा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस किताब के जरिए अपने हिस्से की सच्चाई भी रखें। उषा जी चिंतक हैं, साहित्यकार हैं। उषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, मंच पर आसीन आदरणीय श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय श्री आलोक मेहता जी, आदरणीय श्री अली अनवर अंसारी जी, माननीय श्री रिंकू यादव जी और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जो लोग एक्स्ट्रा आगे से हट गए, हम आज इस सभागार में उपस्थित हैं एक पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी पुस्तक जिसने शैक्षणिक संस्थाओं में, अकादमिक संस्थाओं में हलचल मचा दी है और इसने विक्रय के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और न सिर्फ अकादमिक संस्थाओं में, न सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में, बल्कि यह पुस्तक अब पब्लिक डिस्कोर्स का यानी कि सार्वजनिक संभाषण का विषय बन गई है। हाल फिलहाल में मुझे याद नहीं आता कि कोई पुस्तक इस तरह सार्वजनिक संभाषण का हिस्सा बनी इस मामले में, और वो भी पटना में। संभवतः मैं पहली बार किसी इस तरह की परिचर्चा में सम्मिलित हूँ। यह एक नई संस्कृति है जिसे शुरुआत किया इस पुस्तक ने, और इसके लिए आलिंद महेश्वरी जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। इस अनोखी अद्भुत पुस्तक के लेखक, हमारे आपके सबके प्रिय लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी इस सभा में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। वो कितने व्यस्त हैं ये हम सभी जानते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनके लिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर पेश करती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी मेमोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। आगे बढ़ती हूँ, समय की पाबंदियां हैं और वाकई हमें समय का पाबंद होना चाहिए। तो मैंने कुछ मुख्य बिंदु, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक सामान्य पाठक के तौर पर, एक सामान्य नागरिक के तौर पर जो मेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो मेरी स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया है, मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सरकारी विश्वविद्यालयों की बात चल रही है, मैं खुद भी आज जहाँ खड़ी हूँ वो सरकारी विश्वविद्यालय की देन है। और इसका नष्ट होते जाना दिल में कितनी बड़ी पीड़ा, कितनी बड़ी टीस उत्पन्न करता है, ये सब हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, झेल रहे हैं, जिसकी कहानी डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी पुस्तक में की है। इस पुस्तक की बात यह है, विशेषता कि यह बहुत तेजी से अन्य भाषा भाषी समाज के लोगों में अपनी पहुंच बना रही है। पंजाबी में इसका अनुवाद हो चुका है, यह मराठी में अनुदित हो चुकी है और पिछले दिनों लखनऊ में इसका अंग्रेजी संस्करण आ गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि एक समाज के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए, जो सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए, वो शिक्षा के लिए चिंता होनी चाहिए। और शिक्षा के मुद्दे को लेकर के यह पुस्तक हम सबको जोड़ रही है, जो हम कई कई खंडों में विभाजित हैं। सही बात है,
बहुत सारी चुनौतियां हैं आज हम सबके सामने। उनमें सबसे गंभीर चुनौती है अभिव्यक्ति की चुनौती। अभिव्यक्ति की चुनौती का मतलब ही है अस्तित्व पर संघर्ष। चुनौतियां हैं, चुप्पियां हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, जो बोल सकते हैं वो भी बोल नहीं रहे हैं। मुझे कभी श्री केदारनाथ सिंह जी की एक पंक्ति याद आती है ऐसे समय में जब भी कुछ सोचती हूँ तो, चुप्पियां बढ़ती ही जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। वे बढ़ती जा रही हैं जैसे बढ़ते हैं बाल, जैसे बढ़ते हैं नाखून। आश्चर्य है कि यह किसी को गढ़ता नहीं, लेकिन पुस्तक की डायरी बोलती है और एक नहीं कई मुद्दों पर बोलती है और कई प्रश्नों से टकराती है, जूझती है और हमारे सामने भी समस्या रखती है। समाधान को खोजना हमको आपको मिल गया है। यह पुस्तक जो है संकेतों से भरी पड़ी है, सभी संकेतों के निहितार्थ हैं और वो निहितार्थ अपने सभी सामाजिक संदर्भों के साथ उपस्थित है। इतने ज्यादा है कि एक वाक्य से एक संकेत से आप कई संदर्भों को जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदु आपसे साझा करना चाहूंगी। मैं जुड़ाव इसलिए महसूस करती हूँ, डॉक्टर लक्ष्मण से मेरी कभी बात ही नहीं हुई। सोशल मीडिया पे देखती रही, ये किताब हिंदी की बेस्ट सेलर बन गई है और यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि कुछ महीनों में ये 1 मिलियन पार कर जाएगी। ये बिजनेस की बात नहीं है, ये बात है कि हमारी बात बोलती है ये किताब। हम नहीं बोलते हैं लेकिन हमारे पास जबान है और हम सब की जबान बने। हम सब गूंगे हैं लेकिन हम गूंगों को जबान दी इस किताब में। डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी जबानी हम सब की कहानी कह डाली है। ये डायरी एक प्रोफेसर की डायरी हो या नहीं हो, उत्पीड़ितों की डायरी हो या नहीं हो, ये हौसलों की डायरी है, बार बार गिरकर उठने की डायरी है। ये उत्पीड़ितों के अपने हौसलों से जूझने की डायरी है, अपने हक की लड़ाई की डायरी है, अपने हिस्से का ख्वाब देखने की डायरी है और इसको हल्के में हम नहीं ले सकते। अगर किसी ने बोला है तो उसके सुर में सुर मिलाना हमारी जवाबदेही बनती है। मैं कुछ चीजों पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगी। शिक्षा व्यवस्था पर चूंकि चर्चा है तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह जो पुस्तक है हमारी शिक्षा व्यवस्था का जमीनी दस्तावेज है। हौसलों की डायरी तो यह है ही, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का जमीनी दस्तावेज है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि आज क्या हो रहा है। पुस्तक पर आती हूँ तो सबसे पहले समर्पण याद आता है। कई बार पढ़ चुकी हूँ पुस्तक को, शायद 2-3 बार तो जरूर पढ़ चुकी हूँ। समर्पण याद आता है। यह पुस्तक समर्पित है रोहित वेमुला और उन जैसी अनगिनत अधूरी संभावनाओं के नाम। रोहित वेमुला से हम सभी परिचित हैं। वो मानसिक उत्पीड़न से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने आत्महत्या की और उसे सांस्थानिक हत्या की संज्ञा दी गई। जो भी ये अलग मुद्दा है, मैं विषयांतर नहीं होना चाहती। तो जितनी संभावनाएं हैं उतने खतरे हैं। जहां भी संभावनाएं हैं इस व्यवस्था में उतने खतरे दिखाई देते हैं सबको। अब शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्राइमरी शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा, उच्च शिक्षा, इतनी ज्यादा असमानताएं हैं तो उस खाई को पाटना बहुत मुश्किल लग रहा है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए अपना हक तो मांगना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। दूसरी लाइन मुझे याद आती है प्रोफेसर की डायरी की, जिससे पुस्तक की शुरुआत की है लेखक ने। कलम और किताब इंसान की नायाब उपलब्धि है। बेशक इंसान की नायाब उपलब्धि है कलम और किताब, यानी शिक्षा। पर यह शिक्षा, भारतीय संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, यह शिक्षा व्यवस्था भारत के जो 90% लोग हैं उन्हें कितनी समुचित शिक्षा देने में सक्षम है। तो क्या वो 90% लोग इंसान नहीं है? नई शिक्षा नीति में भी बहुत कुछ अस्पष्ट है। तो क्या ये सिर्फ 10% लोगों के लिए सुगम है, बाकी सबके लिए बहुत कठिन है? तथाकथित जो 5 स्टार मैं बोलती हूँ कभी कभी,
उन विश्वविद्यालयों को, नामचीन विश्वविद्यालयों को जो निजी हैं, चमकते दमकते, जो आप कह सकते हैं कि मठ बन गए हैं, गढ़ बन गए हैं कुछ खास लोगों के। मुक्तिबोध ने बहुत पहले कहा था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। शायद वो समय आ गया है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव के पद पर लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियों की घोषणा की थी। जोरदार विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ये काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। एक किसी कमरे में प्राइवेट या कोई भी कॉलेज स्कूल खोल दिया जाता है, 4 लोग रख लिए जाते हैं, ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। और बाद में उसको सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है या फिर उसको ऐड दे दिया जाता है। और ये इतना नायाब तरीका है, बहुत ही नायाब तरीका है लेटरल एंट्री का शिक्षा व्यवस्था में। ये इस पर ध्यान देना होगा हमें कि ये बंद हो। और NFS की बात तो भी चल ही रही है। मैं फिर से पुस्तक के कुछ जो प्रसंग है उन पर कह के मैं बात अपनी समाप्त करूंगी। पुस्तक में समाज है, परिवार है। लेखक ने बताया है कि उन्हें पिता से साहस मिला है, बड़े पिता से और चाचा से सहयोग और समर्थन मिला है। लेकिन स्त्रियां इस पुस्तक में अपनी पूरी ताकत और अपनी लाचारी के साथ उपस्थित हैं। और जहां भी उपस्थित हैं वो सारे उपस्थित लोगों को सुपरसीड कर जाती हैं, क्योंकि सबके ऊपर उनका ही ख्वाब होता है, उनकी जो पीड़ा होती है वो होती है। एक बेहद मार्मिक प्रसंग है, डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, माँ के साथ अपनी बातों को। वो मुझे छू गया जब वो बताते हैं कि उन्होंने रेप किया है, ज़हर किया है। तो उनकी माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छा किया तुमने किया, लेकिन तुम अगर BEd कर लिए रहते तो तुम प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गए रहते, मास्टर बन गए रहते। ये कितना मार्मिक हो सकता है, एक माँ ही समझ सकती है। तो डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी माँ के इस ख्वाब को, जो उनकी माँ ने चुपके से इनके हाथों में सौंप दिया था, उस पीढ़ी की सारी माँओं की झलक दिख जाती है मुझे इस प्रसंग में। इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि अगली पीढ़ी को हम क्या ख्वाब देंगे, कौन सा ऐसा ख्वाब देंगे, उसको सौंपेंगे जिसको लेकर के वो उसके हौसले से आगे बढ़ेंगे। एक और स्त्री का प्रसंग है जो मेरे दिल के करीब है। मैं स्त्रियों पर ज़्यादा केंद्रित नहीं होना चाहती कि फिर मेरी अपनी बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मैं पुस्तक पर ही फोकस रहना चाहती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण की जो मित्र हैं एडहॉक प्रोफेसर अपर्णा, वो भी काफ़ी समय से एडहॉक प्रोफेसर हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं शादी के बाद कि वो माँ बनेंगी तब जब उनकी नौकरी नियमित होगी। 4 साल तक प्रतीक्षा करने के बाद वो एक क्षण मिलती है। तब डॉक्टर लक्ष्मण बताते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज है, वो मिमिक्री करती हैं अपने कलीग्स की और बहुत गॉसिप करने वाली, मतलब खुश मिजाज महिला है। एक शाम जब वो मिलती है तो कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने माँ बनने का ख्वाब देख लिया। ये इस समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो महिलाओं को न शिक्षित करना चाहता है, न उन्हें करियर में आगे बढ़ाना चाहता है, न उन्हें किसी तरह का सहयोग देना चाहता है। एडहॉक प्रोफेसर को मैटरनिटी लीव का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? कौन देगा इसका जवाब? ये सवाल भी इस पुस्तक में दर्ज है। ये दोनों प्रसंग मैंने स्त्रियों के मामले में इसलिए सुनाए आपको कि मेरे दिल को छू गए थे। बड़े संवेदनशील प्रसंग है, ख्वाब का और माँ बनने का ख्वाब का और अपनी पीढ़ी को कुछ देने का, जो हम बार बार सोचेंगे, हमें सोचना होगा। हालांकि डॉक्टर लक्ष्मण ने एक रास्ता दिखाया है, अगली पीढ़ी को ये दस्तावेज सौंप के जा रहे हैं। इससे बहुत सारे रास्ते निकलेंगे जिससे अगली पीढ़ी को सबक मिलेगा। तो ये स्थिति है, लेकिन ये कमजोरी नहीं, उनकी ताकत भी है, वो हारती नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को अपना ख्वाब देती है, दूसरी माँ अभी कह रही है कि उसने गलती किया है, लेकिन उसके इस कथन में भी उसका हौसला दिख रहा है। कुछ और बातें मैं कहना चाहती हूँ।
जाति की बात, जाति है कि जाति नहीं, PHU में जाते हैं डॉक्टर लक्ष्मण, और इनका स्वजातीय ही कोई कहता है कि लक्ष्मण तुम यहाँ भी आ गए, ये क्रांति छोड़ो, हमें भी नौकरी करने दो और तुम भी कहीं जाकर के नौकरी करो। कल हमने बड़े उत्साह से शिक्षक दिवस मनाया। आखिर इन सारी किस्सों का क्या निष्कर्ष है? डॉक्टर लक्ष्मण का दोष क्या था? बड़े उत्साह से हमने कल मनाया शिक्षक दिवस। शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है? इस सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि शिक्षक की जिम्मेदारी वो है कि वो छात्रों को रचनात्मक सोच, सक्रियता की ओर प्रेरित करे और वो उनमें मानसिक रूप से सबलता प्रदान करे और उनको मस्तिष्क से, स्वयं के मस्तिष्क से सोचने के लिए प्रशिक्षित करे। डॉक्टर लक्ष्मण यही तो कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं ये अपना अनुभव, ये जो भी जोड़ना चाह रही हूँ, एक अनुरोध आ गया है मेरे पास, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जोड़ना चाह रही हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद प्रेमचंद तो याद आते ही रहे मुझे। मैंने थोड़ा सा साहित्य पढ़ रखा है, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे प्रेमचंद तो याद आते ही रहे, मुझे दो किताबें याद आई और किसी न किसी तरह से वो जुड़ी हुई है इस किताब से। पहली किताब है मैक्सिम गोर्की की मेरे विश्वविद्यालय। वो किताब, वो जब कजान विश्वविद्यालय में जाते हैं अध्ययन करने के लिए, और यही है कि ये प्रोफेसर बनने जाते हैं, गोर्की जाते हैं अध्ययन करने के लिए कजान विश्वविद्यालय में, और वहाँ जाने के बाद सिर्फ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम ही नहीं, वो सब कुछ से सीखते हैं। उस महिला से भी सीखते हैं जिसके घर में रहते हैं, मजदूरों से सीखते हैं, खुद मजदूरी करते हैं, तरह तरह के अनुभव को सीखते हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ विश्वविद्यालय ही एक विश्वविद्यालय नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस विश्वविद्यालय ने जाते जाते भी डॉक्टर लक्ष्मण को बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने सीखा। और ये कहीं मैंने पढ़ा है कि जब मैक्सिम गोर्की लेनिन से मिलने गए थे और लेनिन के साथ अपना ये साझा किया था उन्होंने, अपना संघर्ष, अपना संस्मरण, तो उन्होंने कहा था कि अरे ये तो बहुत प्रेरणादायक है, तुम लिखते क्यों नहीं? तो डॉक्टर लक्ष्मण को मैं ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बहुत प्रेरणादायक था, आपने इसे लिखा। दूसरी किताब जो मुझे याद आ रही है, चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस की आत्मकथा का एक रूप कहा जाता है। अपने बचपन के उदासी भरे दिनों से लेकर के वो लंदन के कारखानों में काम करने लगे और तब उन्होंने अपना विकास किया व्यक्तित्व का। डॉक्टर लक्ष्मण यादव बताते हैं कि वो बड़ी पीड़ा से गुजरे हैं, लेकिन ये रास्ता शायद उन्हें बहुत आगे ले जाएगा। तो चार्ल्स डिकेंस की इस किताब के बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं चार्ल्स डिकेंस की स्वयं की तलाश थी। संभवतः प्रोफेसर की डायरी भी डॉक्टर लक्ष्मण की स्वयं की तलाश है और अपने माध्यम से इस पूरे समाज की तलाश है, अपने समय की तलाश है। और मैं यही कहना चाह रही थी, मेरी यही प्रतिक्रिया है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर लक्ष्मण को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और अफ्रीकन इतिहासकार, साहित्यकार चिंगवा अचेबे का ये वक्तव्य जो उन्होंने अपनी पुस्तक में भी उद्धृत किया है कि जब तक हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। तो हिरन ने अपना इतिहास लिख दिया है, शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत